आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा है। वैक्सीन के ऊपर यह बात पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि वैक्सीन हमें कई तरह की बीमारियों से बचाती है। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे है। इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जानते हैं। आज का दिन लोगों को ये बताने का दिन है कि वैक्सीन किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए कितनी अहम है। पहली बार यह दिन 1995 में देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत पर मनाया गया था। आज जबकि देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रोताओं, कोविड-19 पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन सिंह का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज पर आपने बहुत काम किया है। डॉक्टर सरमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ जी, नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सरमन से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरा नंबर है 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि देश भर में कल 30,39,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जो एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। केवल 15 दिन में टीका लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है और अब तक देश भर में कुल 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है और आज जबकि ये विशेष दिन है टीकाकरण के क्षेत्र में, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है आज, तो ऐसे में डॉक्टर सरमन, आप हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सिद्धार्थ जी, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि आज टीकाकरण दिवस है और इसीलिए 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था 16 जनवरी को, तो उसको भी 2 साल हो गए हैं। और जैसा कि आपने बताया 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है जी। और हम इसी विषय में बात करेंगे आज और ये देखेंगे कि किस तरह से लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं और किस तरह से इसको कम से कम लोगों की हम जो जितनी भी गलतफहमियां हैं उनको कम कर सकें और वैक्सीन के विषय में जो भी उनकी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकें। वैक्सीन जैसा हम जानते हैं कि अभी दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं जी। और ये दुर्भाग्य की बात है और ऐसे में ये वैक्सीन वाला आपका जो टॉपिक है बहुत अहम और जरूरी हो जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना के जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि दोबारा से क्यों बढ़ने लग गए, सेकंड वेव क्यों आ गई। आप इसको सेकंड वेव या थर्ड वेव भी कह सकते हैं, बट बेसिकली हम कहेंगे तो सेफली हम इसको सेकंड वेव तो कह ही सकते हैं जी। और उसका मेन कारण यही है कि लोगों ने, आपने देखा होगा कि दिसंबर जनवरी के महीने में बिल्कुल लोग कंप्लेसेंट हो गए। कुछ हमारे बड़े नेताओं ने भी ढील दी और मास्क पहनना बंद कर दिया और मार्केट खुल गए, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया जी। और टूरिस्ट प्लेसेस ऑलमोस्ट फुल होने लग गए। तो वो कंप्लेसेंसी जो थी उसकी वजह से हुआ। उसका एक और दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण इफेक्ट ये रहा कि वैक्सीन में जितनी तेजी शुरू में आनी चाहिए थी जनवरी में, उतनी नहीं आई और 2 महीने में जैसे 3 करोड़ वैक्सीनेशन हो पाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य और जो टारगेट था जी। वो 1 महीने में ही इतने करने का था, लेकिन 2 महीने लग गए उसको और अभी भी पेस जिस तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो अब चूंकि स्पर्ट आ गया है, सेकंड वेव आ गई है, तो अब लोगों में थोड़ा सा जागरूकता भी आई है, कुछ डर भी लगने लगा है। तो अब वैक्सीन के लिए लोग काफी जो उनमें भावना आई है कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन करा लें।
तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है कि लोगों को अभी ये नहीं सोचना है कि कोरोना चला गया है या जाने वाला है। अभी बहुत दिन तक रहने वाला है, कोई नहीं जानता कि कब तक रहेगा, लेकिन बहुत दिन तक रहने वाला है। और जब तक दुनिया में कहीं भी रहेगा तब तक इंडिया में कभी भी आ सकता है। बिकॉज आज की डेट में हम लोग ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी करते हैं और फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो हमें इसके लिए सावधानियां जितनी भी बताई गई हैं, हम ये मान के चलें कि वैक्सीन है या नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी रोकथाम जो हमारे एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कहते हैं वो हैं। इसमें 15 हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 3 हैं जी। और वो हैं कि हमको मास्क पहन के रखना है, जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क पहनना है, अपनी हैंड हाइजीन रखनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, और अगर साबुन से हाथ पानी नहीं है, हाथ नहीं धो सकते, तो उनको सैनिटाइज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल लोगों में नहीं रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं। पूजा होने लग गई, धार्मिक कार्यक्रम होने लग गए, इलेक्शन की होने लग गई, उसमें गुजरात के क्रिकेट खेलने लोग पहुंच गए तो वहां भी बहुत सारी भीड़ हो गई। तो ये सारी चीजें जो जुड़ के, और इसलिए देखेंगे कि जब से उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो हुआ और सारे प्रोग्राम शुरू हो गए, तो गुजरात में बहुत बढ़ गया, महाराष्ट्र में और हमारे मध्य प्रदेश में खुद और पंजाब में 4 स्टेट में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ गया है। तो ये चिंता की बात है जी। और डॉक्टर सरमन, जैसा कि है कि बहुत सारी हम नागरिकों की भी बेहद जिम्मेदारी है और बहुत अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि जैसा कि सरकार भी और आप जैसे विशेषज्ञ भी और हम लोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को हमेशा जागरूक कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने काफी कुछ इस जंग को जीत लिया है, लेकिन जो निर्णायक लड़ाई है वो अभी बाकी है। जब तक हम सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तो ऐसे में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ऐसे में केसेस बढ़ सकते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों से क्या कुछ कहेंगे कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, और मैं एक चीज जो अभी मैंने बोली उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड दूसरा ऑफ कोर्स वैक्सीन। तो जैसे आज का दिन वैक्सीनेशन डे है, तो वैक्सीन बहुत जरूरी है, बिकॉज वैक्सीन एक ऐसा साधन हो सकता है जो आपके एप्रोप्रिएट बिहेवियर में एक गुणात्मक अंतर लाएगा, मींस उसको ऐड करेगा। और कुछ लोगों की, बिकॉज बिजनेस भी सरकार को चलाने हैं, हर इंसान चाहता है कि हमको बिजनेस भी चलना है, इकोनॉमिक डाउनफॉल भी इतना हो गया है, तो उसका भी ध्यान में रखते हुए इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लगभग 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश कोरोना से लड़ने की स्थिति में है। तो सिद्धार्थ जी, अभी हम बहुत दूर हैं, हमको बहुत काम करना है और इसमें बहुत तेजी वैक्सीनेशन में आनी है और लोगों को बहुत जल्दी वैक्सीनेशन कराना है। और उसके साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन अगर किसी ने करवा भी लिया है, चाहे एक वैक्सीनेशन हुआ हो और या इवन 2 वैक्सीनेशन हो गए हों, तो भी आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना ही है जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, और आप खुद अपना ध्यान रखें और दूसरों को भी समझाएं। हालांकि आज के टाइम में किसी को समझाना लोग मानते नहीं है, लेकिन फिर भी आज की डेट में अपने परिवार को, अपने जानने वालों को, अपने पड़ोसियों को इतना ही कीजिए। और आप अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों को अगर समझा सकते हैं, आप खुद मास्क लेके लगा के जा रहे हैं, तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। कई बार देखा है कि खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं, दूसरों को आप कहते हैं तो दूसरे लोग नहीं सुनते हैं। तो ये बहुत अहम है। मार्केट और जो भी सिनेमा हॉल या जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, खास तौर से रेस्टोरेंट जो इंडोर एक्टिविटीज हैं, मैं यहाँ श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जितनी इंडोर एक्टिविटी हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इंडोर का मतलब होता है घर के या जो कवर्ड हॉल हैं या घर हैं, वो ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, बिकॉज वायरस वहीं सर्कुलेट होता रहता है। तो ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा खतरा है जी। और इस बीच डॉक्टर सरमन, देश में बहुत सारे हमारे श्रोता इस कार्यक्रम
के माध्यम से जुड़ रहे हैं और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में रायबरेली का, जहां से रामशंकर जी वाजपेयी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। जी वाजपेयी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना अप डाउन हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो ये पर्यावरण का असंतुलन, नशा और इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा जो है संवाहक। क्यों? विशेष तौर से उन्हीं स्टेटों में है जहाँ शराब और नशा का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, केरला हो। अब इसमें आप देखें कि हमारी बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक अनुमान वो है। जी अच्छा, आपका ये मानना है या सवाल तो नहीं बट मानना है आपका। और ये जैसा मैंने कहा कि आपका मानना, रात में जो डिनर के बाद लोग लंबी देर तक रेस्टोरेंट या शराब पीते हैं बैठ के, वो एक कारण हो सकता है। और डॉक्टर सरमन ये भी हो सकता है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे आपका जो है अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज पे एक लंबा अनुभव रहा है, तो ऐसे में जैसे अगर हम धूम्रपान की बात करें तो कोरोना को बढ़ाने में ये कितना सहायक है? अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है या धूम्रपान करता है तो उससे कितना खतरा हो सकता है? जी, वाजपेयी साहब ने एक्चुअली 3 बातें कही। एक तो नशा की कही। नशा 2 तरह का हो सकता है। अल्कोहलिक जो पीने का होता है, जो मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में और एक दूसरे के आमने सामने बैठ के उस खाते पीते हैं, लेट देर रात तक, बहुत देर तक एक दूसरे के सामने बैठते हैं। जितनी देर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे या उसके साथ खाना खाएंगे, उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। दूसरा सवाल, जो नशे का दूसरा प्रकार होता है वो तम्बाकू सेवन होता है, धूम्रपान जिसको कहते हैं। उससे जब भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो सीवियर इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन है, ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। तो फेफड़ों में इसका असर, जो स्मोकर्स हैं मीन्स जो धूम्रपान करते हैं, उनको इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उनके लंग्स जल्दी खराब हो जाते हैं और उनको सीरियस होकर के उनको भर्ती भी जल्दी करना पड़ता है और वो कई बार उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनके साथ डायबिटीज भी है, मोटे भी हैं, ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी है उनकी, और धूम्रपान भी साथ में करते हैं, तो उनको कई गुना इसका रिस्क बढ़ जाता है और उनकी सीरियस या गंभीर रूप ले लेता है ये। तीसरी चीज उन्होंने शुरू के अपने वाक्य में शुरू में कही कि पर्यावरण बिल्कुल वाजपेयी जी, आपका शुरू में जो वायरस आया है पर्यावरण से आया, चमगादड़ से आया। शुरू में चमगादड़ को खाने वाले लोगों ने अपने अंदर उनका इन्फेक्शन हुआ, आदमियों में हुआ और आदमियों से सारी दुनिया में फैल गया। तो बिल्कुल आपकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आज की डेट में ये इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने आप को बचाने के लिए मास्क लगाना है और हमको हाथों की सफाई रखनी है और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं कृपया करके। मार्केट या जो सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और शादियां, बारात, जो मीटिंग्स, ये सब कम से कम करें। जी, जैसा कि डॉक्टर सरमन बता रहे हैं कि हमें भीड़ भाड़ से बचना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है और अभी कोरोना का जो खतरा है वो पूरी तरह से टला नहीं है। और इस बीच जालौन का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां से अनीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी अनीश जी नमस्कार। अनीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो अनीश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब, अनीश से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आपने बताया कि जो सार्वजनिक रूप से लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ भाड़ है, तो उससे हमें बचना है। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लेता है तो इसके कितने दिनों बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं? हाँ, ये आपका सिद्धार्थ जी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जो देखा गया है अभी तक, जितनी स्टडीज आ रही हैं, बिकॉज अभी वैक्सीन जो लोगों को दी गई है उसमें ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन जितना डाटा 3-4 महीने में जो फॉलोअप का डाटा जो आता है, फॉलोअप के डाटा से ये साबित हो रहा है जी कि दूसरी वैक्सीन लगने के भी लगभग 15 दिन बाद, मतलब 2 सप्ताह से 3 हफ्ते लग जाते हैं जी। तो अगर पहली डोज का अगर हम मानेंगे तो पहली डोज लगने के, दूसरी डोज लगने के भी लगभग 15 दिन बाद, तो पहली डोज से अगर काउंट करें तो लगभग आपको 45 डेढ़ महीना लग जाएगा जी, क्योंकि 28 दिन के बाद आपकी दूसरी लगेगी और उसके भी 2 सप्ताह बाद, तो लगभग 6 वीक्स लग जाते हैं, तब एंटीबॉडी होती है और तब प्रोटेक्टिव असर आता है। और कोई भी वैक्सीन अभी इंडिया में कोई वैक्सीन ऐसी नहीं जो 100% प्रोटेक्ट करे। तो जो मेरा सबसे निवेदन जितने भी श्रोता हैं उनसे ये होगा कि वैक्सीन जरूर लगवाइए,
लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अपना स्वयं ध्यान रखना है, मास्क जरूर लगाना है। ये नहीं हो सकता कि वैक्सीन लगाने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ, वैक्सीन जिनको लग चुकी होगी उनको गंभीर बीमारी नहीं होगी, ये डेफिनेट बात है जी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जयकिशन जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जयकिशन जी नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ जी। बताइए जयकिशन मेरे जी। 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं एक सुझाव देता हूँ कि जो होली आ रही है उसमें हम सभी किस लोगों को होली रंगीन नहीं खेलनी चाहिए। इससे भी कोरोना बढ़ सकता है या खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता। एक तो ये बताएं। नंबर 2, जैसे कि एक इंजेक्शन अभी पहला बुजुर्गों को लगा जी, उसके बाद 28 दिन के बाद फिर एक इंजेक्शन और बुजुर्गों को लगेगा, तो क्या ये 2 इंजेक्शन लगने के बाद, एक तो इसका डिफरेंस क्यों है, और 2 इंजेक्शन के बाद क्या हमारा लाइफ लॉन्ग जो है वो ये इंजेक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? जी डॉक्टर सलमान, बड़ा ही आपके पहला जो सुझाव था उसमें जिसको कहेंगे कि पार्टली करेक्ट है जी। पार्टली करेक्ट का मतलब हिंदी में हो गया कि थोड़ा सा सही है। तो होली एज सच होली की वजह से, रंगों की वजह से नहीं होगा कोरोना। जब होगा तो वो इसलिए होगा कि हम गले लगेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के घर में जाकर के उनके मुंह पर रंग लगाएंगे, मीठा खाएंगे उनके घर में जाकर के, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मेरी आपने बिल्कुल ये टॉपिक सही छेड़ा और मैं उस पर बताना चाहूंगा कि मैं सबसे श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि इस बार होली अपने घरों में मनाएं, दूसरों में टोलियों में एक दूसरे के घर नहीं जाएं, और मिठाई कोशिश करें कि दूसरों के घर मिठाई देने या लेने का जो इस बार नहीं करें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज इन्होंने जो बहुत पर्टिनेंट है, जो अक्सर लोग श्रोता पूछते हैं जी, और वो ये है कि बुजुर्ग हों या कोई भी हो, कोरोना की 2 ही वैक्सीन, अभी कम से कम 2 वैक्सीन लेनी होती हैं, और एक वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन या जो रोकथाम होती है वो ना के बराबर है। तो 2 वैक्सीन इसलिए लेनी पड़ती है बिकॉज पहली वैक्सीन होती है वो उसको इनिशिएट करती है, उसकी नींव रख देती है, और दूसरी जो वैक्सीन होती है वो उसमें एक्चुअल काम करती है। और उसी में एक इनका तीसरा सवाल था, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद, जैसा अगर ये सुन रहे थे तो पहले भी मैंने कहा था एक श्रोता के जवाब में, क्वेश्चन के जवाब में, कि लगभग दूसरी वैक्सीन लगने के भी 15 दिन बाद वैक्सीन का असर, जो एंटीबॉडी पैदा होती है, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। और उसी में इनका सवाल था जो मैं ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कितने दिन तक रहेगी जी। इसका अभी तक जो पता चला है 6 महीने से ज्यादा अभी किसी को नहीं पता चला, 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। लाइफ लॉन्ग तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है आपको 6 महीने के बाद शायद दोबारा लगवाना पड़े जी। और इस बीच आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दुर्गा प्रसाद जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में आ गए हैं। जी दुर्गा जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि आप यहाँ जितने विशेषज्ञ डॉक्टर साहब लोग आते हैं जी, वो ये कहते हैं कि बुखार में टीका नहीं लगवाना है, पैरासीटामोल वगैरह खा के बुखार खत्म करके तब लगवाओ। अच्छा, मान लीजिए आज मैंने टीका लगवा लिया और 4 हफ्ते बाद बुखार हो गया, आज मौसम खराब चल ही रहा है, हमको अक्सर बुखार हो जाता है फाइलेरिया को जैसे, इसलिए मैं अपने लिए विशेष चिंतित हूँ जी। फाइलेरिया है? हाँ, 77 साल उम्र है मेरी, 77। फाइलेरिया है। आपका बिल्कुल सही है। बहुत सारे श्रोता इस जवाब से शायद जानना चाहेंगे और उनके लिए सही है, बिल्कुल सही है। तो दूसरे वैक्सीनेशन के समय अगर बुखार हो गया 15-20 दिन के लिए, तो दूसरा टीका लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। पहली बात तो ये कि 15-20 दिन आपको बुखार क्यों रहता है? रहना नहीं चाहिए। फाइलेरिया का तो वो रहता है तो वो ठीक जल्दी हो जाता है, अगर हर्निया वगैरह नहीं है, कोई हाइड्रोसील नहीं है जी, और उस तरह से कोई नहीं है तो वो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 15 दिन रहता भी है तो कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद जब आपका बुखार ठीक हो जाए तभी लगवाइए। क्रोसिन खा करके और बुखार के टाइम में मत लगवाएं तो अच्छा रहेगा, बिकॉज हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं फाइलेरिया की वजह से आपको बुखार है, आपको लगता होगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई दूसरा कारण हो, तो और फिर हो सकता है कि वैक्सीन से उसका कोइंसिडेंस ऐसा हो जाए जी, कि फिर घर वाले आपके सोचें कि वैक्सीन की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया। तो मेरी सलाह यही होगी, और जितने भी वैक्सीन निर्माता हैं उनकी सलाह यही होगी कि बुखार के टाइम पर
आप ना लगवाएं, और जब भी बुखार ठीक हो जाए तब लगवाइए, कोई परेशानी नहीं उसमें। जी। और इस समय डॉक्टर सरबन हमारे साथ मध्य प्रदेश में रीवा से रामजी गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी राम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, और डॉक्टर को साहब को हमारा राम राम। राम राम। खैर मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से मैं पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ सर जी। सर जी, वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद कोई व्यक्ति अगर पानी खाना पीना मांगता है तो क्या उसे दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है उसमें। आपको जूस तो वहाँ देते ही होंगे जहाँ वैक्सीन लगवाने जाते होंगे, वो आपको जूस या पानी तो पिलाते ही होंगे। और अगर आप चाय पीना चाहते हैं चाय पी सकते हैं, खाना खाना चाहते हैं खाना खा सकते हैं। कई बार कुछ लोगों में ये होता है कि उल्टी वगैरह हो सकती है, तो थोड़ी देर यूजुअली इसीलिए आधा घंटा वहाँ बिठाते हैं डॉक्टर अपनी निगरानी में। तो जो भी अगर खाना पीना है आपको, चाय जूस पानी जो भी है, तो डॉक्टर की निगरानी में 30 मिनट तक जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम होगा आपके, जहाँ आपने लगवाया होगा या लगवाने का जहाँ सोच रहे हैं आप, वहाँ 30 मिनट आपको बिठा के रखेंगे। वो उसका पर्पज यही होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि आपको अगर कोई खाने की इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, तो आपको खिला दें, और उसका असर अगर कुछ वॉमिटिंग या कुछ पेट में कुछ तकलीफ हो रही है तो वो आपको डॉक्टर साहब वहाँ देख लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो कोई उसमें हर्ज नहीं है कोई, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। और डॉक्टर सरमन, इसी से रिलेटेड एक सवाल हमारे श्रोता सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन जब हम लगवाने जाते हैं तो क्या उस समय हम कुछ खाकर जा सकते हैं या हमें खाली पेट जाना चाहिए? नहीं, खा के जाइए, खाली पेट ना जाएं तो अच्छा रहेगा। बिकॉज कई बार लोगों को ये होता है कि खाली पेट से लोगों में देखा गया है कि हो सकता है उनको थोड़ा सा फेंट वेंट हो सकते हैं जी। और खास तौर से जो डायबिटीज के लोग हैं वो अपनी डोज भी खाना खा के जाएं, डोज भी लेके जाएं। ब्लड प्रेशर वाले हैं वो भी अपनी दवाई खा के जाएं, और उस तरह से खाली पेट या बिना दवाई के न जाएं। अपनी दवाई जो रेगुलर दवाई है उसको लेके जाएं और खाना ब्रेकफास्ट करके जाएं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर सरमन सिंह। और अब हम रुक करते हैं बिहार में अररिया का, जहां से मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी इरफान जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी बताइए। बोलिए इरफान जी, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, पहला सवाल कि जो महिला गर्भवती हैं तो वो वैक्सीन लगवा सकती या नहीं, और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि मास्क का तो हम पालन करते हैं, मास्क पहनते हुए डेली, लेकिन हम मास्क को डेली वॉश करें ना क्या, और किस प्रकार का कपड़े का हम मास्क पहने? जी ये 2 सवाल है, शुक्रिया। हाँ, तो बहुत दोनों ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके। पहले मैं दूसरे सवाल का पहले दूंगा, और उसमें यह है कि अगर घर में मास्क बना कर लें और कपड़े का जो कॉटन के कपड़े का होता है, और उसको बना के आप बिल्कुल धो सकते हैं डेली, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। साबुन से धोइए, सुखाइए और दोबारा पहनिए, रीयूजेबल कहते हैं उसको जी। तो वो मास्क बिल्कुल पहनिए, उसमें बहुत अच्छा रहेगा, इनफैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। दूसरा सवाल जो पहला था आपका गर्भवती महिलाओं का, अभी भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए ये वैक्सीन एडवाइज या सलाह नहीं दी गई है। तो अगर आपके घर में पड़ोस में कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए अभी सलाह नहीं दी जाती है कि वो वैक्सीन के लिए जाएं, बिकॉज अभी ये डॉक्टरों को या पुलिस वालों को लगा था, और उसके साथ अब ये जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको, या उनको कोई बीमारी है उनको ही लग रहा है। तो गर्भवती महिलाओं का अभी उन पर क्लिनिकल ट्रायल या उनके जो टेस्टिंग होती है वो नहीं हुई है, और आज की डेट में अभी गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी सलाह नहीं दी जा रही है। जी। और अब हम रुक करते हैं हरियाणा में सिरसा का, जहां से ओम प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, ओम प्रकाश चावला बोल रहा हूँ। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एलोपैथी का प्रशंसक हूँ जी। यानी वर्ल्ड के अंदर एलोपैथी के विशेषज्ञ बहुत हैं, लेकिन एलोपैथी का प्रशंसक सिर्फ जो आपकी बात कर रहा हूँ तो पूरे विश्व के अंदर, तो इसलिए मेरी बात का हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप वो थोड़ा हंसी का पात्र बन सकता हूँ, लेकिन जो किसी भी एलोपैथी वैज्ञानिक की रिसर्च ये कहती है कि जैसे महाराष्ट्र में अब रहते हैं, जो एक मजबूरी है, यानी हम शेरनुमा या किसी जंगली जानवरों को तो आजाद कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों को थोड़ा दूर दूर करना मुश्किल है। जैसे महाराष्ट्र में अब लोग
कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, तो वहाँ फैमिली है, फैमिली से तो हम दूर हो नहीं सकते, ना ही एकदम फैमिली का कोई निवारण हो सकता है। तो इसलिए उनकी दूरी जो है कम हो सकती है, इसलिए इन्फेक्शन हो सकता है। यदि हम नाक में नेसे लेते हैं डेली प्रतिदिन, तो उससे कुछ जो है जैसे प्रथम लेयर का काम करता है, ये जैसे 2 दिन विषाणु इसके नाक में रहते हैं, तो वो जो है कुछ कम। जी, आप पूछना क्या चाहते हैं ये बताइए। जी, उनका फोन आप ओम प्रकाश जी एलोपैथी कह रहे हैं, आप एलोपैथी के प्रशंसक हैं, नेचुरोपैथी के? तो नेचुरोपैथी होती है। जी डॉक्टर साहब, ये एलोपैथी के प्रशंसक हैं और अक्सर कार्यक्रम में अपनी सलाह देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि डॉक्टर सरमन आपका इन्फेक्शियस डिजीज और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में काफी कुछ आपने काम किया है, तो शायद मतलब आपके बारे में जानकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी जी, और उनके प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक है, बट समझ में नहीं आया कि प्रश्न क्या था या सलाह क्या थी। वो नाक में कुछ तेल वेल की बात कर रहे थे, तो हम एलोपैथी के लोग हैं, तो हम साइंटिफिक चीजें होती हैं तो उसमें हम ये तेल डालना या इस तरह की चीजें हम लोग तो बिकॉज जब तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं हो, हमारे पास प्रमाण नहीं हो, तब तक हम नहीं एडवाइज करते। हाँ, आज की डेट में एक वैक्सीन जरूर यूरोपियन कंट्रीज में बनी है जिसको नेजल स्प्रे के नाम से वैक्सीन हुई है, लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल में अभी हो सकता है अगली साल या 2 साल के बाद वैक्सीन आए। लेकिन आज की डेट में तेल लगाना, घी लगाना, ये सब चीजों से कोई प्रमाण नहीं है। ये भी नहीं है कि उससे नहीं रुकेगा और ये भी नहीं है कि उससे रुकेगा, तो कोई प्रमाण नहीं है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। जी, और डॉक्टर सरमन, हमारे एक श्रोता इस समय कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, राजू सिंह कुल्लू से, हिमाचल से। हेलो राजू जी, नमस्कार। हेलो सर। हाँ जी राजू जी, बताइए, हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, आपका स्वागत है। कुल्लू से बोल रहा हूँ जी, राजू सिंह। अभी सब हाल ही में जो अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, वो बोलते जिसको कोविड एक बार हो गया है उसको कोविड का एक ही डोज की जरूरत है। जी, आपने कहीं पढ़ा है कि जिनको कोरोना हो गया है उनको 1 या 2 वैक्सीन की जरूरत है? जी डॉक्टर साहब, और हो सकता है जॉनसन एंड जॉनसन की बात कर रहे हो, यू वैक्सीन की। जिनको कोरोना हो चुका है पहले, उनको अभी कोशिश करें कि नहीं भी लगवाएंगे तो कोई बात नहीं, बट लगवाएंगे तो उनको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। अभी कोई ऐसा डाटा नहीं आया कि जिनको कोरोना हो गया उनको एक ही डोज मिलेगी। उनको भी मान के ये चलना पड़ेगा हमको कि उनको भी 2 ही डोज देनी पड़ेंगी। बट जिनको कोरोना हो चुका है और अगर एंटीबॉडी उन्होंने टेस्ट करा लिया है, जो यूजुअली तो गवर्नमेंट नहीं कहती है कि कराना चाहिए, लेकिन अगर एंटीबॉडी करा ली, एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में है, तो उनको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर सरमन, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, आपके सिद्धार्थ जी, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना अभी है, बिल्कुल लोगों को ये नहीं सोचना है कि कोरोना चला गया है। और जितने भी जो आज से 1 साल पहले लगभग मार्च के एंड में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, वो नौबत दोबारा नहीं आ जाए और सरकार को ऐसे कोई कदम ना उठाने पड़े जिससे कि आपको बहुत तकलीफ हो जाए। तो अभी हमारा सबको यही संदेश होगा कि अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखें, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें, हाथों को साफ करें और मास्क पहन के रखें। धन्यवाद। डॉक्टर सरमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, हमसे चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे चलते चलते कि डॉक्टर सरमन ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।